दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 8 से जुड़े हुए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा आज का टॉपिक है डिटेक्शन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और कैसे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन को अलग कर सकते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बायोटेक्नोलॉजी और फोरेंसिक साइंस के लिए। तो आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। आप वीडियो को प्लीज़ कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यदि हम बात करें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ ए मेथड फॉर सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन और देयर फ्रेगमेंट बेस्ड ऑन देयर साइज एंड चार्ज। तो आपको बता दें कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें कि जो मैक्रोमोलिक्यूल है जैसे डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन, इनको हम उनके साइज़ या फिर उनके ऊपर उपस्थित चार्ज के आधार पर सेपरेट करते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि इस टेक्निक को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो हम मॉलिक्यूल को सेपरेट कर रहे हैं उसको सेपरेट करने के लिए हमें जेल का यूज़ करना होता है। अब इस जेल पर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई की जाती है। तो जब हम जेल पर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं तो जो मॉलिक्यूल होते हैं डीएनए, आरएनए या प्रोटीन के, वो साइज़ के आधार पर या फिर उनके उपस्थित चार्ज के आधार पर सेपरेट हो जाते हैं। इसलिए इस टेक्निक को बोला जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि यहाँ पर हम जेल में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं मॉलिक्यूल को अलग करने के लिए। इसलिए यह टेक्निक कहलाती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये जो जेल होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एग्रोस जेल और दूसरा होता है पॉलीएक्रिलामाइड। तो जो एग्रोस जेल होते हैं इनमें जो पोर होते हैं वो लार्ज होते हैं पॉलीएक्रिलामाइड के कंपेयर में। तो एग्रोस जेल में लार्ज पोर होने के कारण इससे हम लार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं, जैसे कि डीएनए और आरएनए। वही हम बात करें पॉलीएक्रिलामाइड की, तो इसमें स्मॉल पोर होते हैं, इस वजह से हम इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं, जैसे कि प्रोटीन या फिर डीएनए के जो स्मॉल साइज़ के फ्रेगमेंट होते हैं उनको इससे अलग किया जाता है। आइए हम एनिमेशन के थ्रू समझते हैं कि लैब में कैसे हम इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। तो जब भी हम लैब में इस टेक्निक को परफॉर्म करते हैं तो हमें सबसे पहले चाहिए होता है सैंपल। तो यहाँ पर हम सैंपल के रूप में डीएनए या फिर डीएनए के जो स्मॉल फ्रेगमेंट हैं उनको ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास पीसीआर प्रोडक्ट है। अब इसे हम एनालाइज करना चाहते हैं कि इसमें कितने कितने तरह के यानी कितने कितने साइज़ के फ्रेगमेंट है। तो पीसीआर क्या होता है इसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा और ये टॉपिक आपको पढ़ना भी है। तो पीसीआर के लिए आप परेशान मत होइएगा, अलग से मैं आपको पीसीआर के बारे में डिटेल से बताऊंगा। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है एगरोस जेल को बनाना। तो एगरोस जेल बनाने के लिए सबसे पहले हम एगरोस को वे करते हैं। एगरोस वे को वेट करने के बाद हम इसे TAE या फिर TBE बफर में डिज़ोल्व करते हैं और इसके बाद इसे हम माइक्रोवेव में रखकर बॉईल करते हैं। तो इस सोल्यूशन को लगभग हम 2 मिनट तक बॉईल करते हैं और हमारा जो सोल्यूशन मिलता है वो ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन मिलता है। इसके बाद हम इसे माइक्रोवेव से निकालते हैं और थोड़ा ठंडा करते हैं। तो जब लगभग इसका टेम्परेचर 50 डिग्री रह जाता है तो इसे निकाल कर हम कास्टिंग प्लेट पर फैलाते हैं। तो कास्टिंग जो ट्रे होता है उस पर फैलाने से पहले हम उसमें कॉम्ब लगा देते हैं। यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं, आगे मैं आपको एनिमेशन के थ्रू पूरे स्टेप को समझाऊंगा, आप यहाँ पर बस आप इमेज के थ्रू समझिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एगरोस जेल है उसे हम कास्टिंग ट्रे पर केयरफुली पोर करते हैं और इस बात का ध्यान देते हैं कि कोई बबल्स का फॉर्मेशन न हो। तो एगरोस सॉल्यूशन को पोर करने के बाद इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये सॉलिड हो जाए। तो जब ये सॉलिडिफाइड हो जाता है तो इसमें जो लगा हुआ कॉम्ब है हम उसको रिमूव कर लेते हैं। तो जब हम कॉम्ब को रिमूव करते हैं तो जहाँ पर कॉम्ब लगे होते हैं वहाँ पर वेल्स बन जाते हैं और इन्हीं वेल्स में हम अपने सैंपल को लोड करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो जेल है वो प्रिपेयर हो जाता है। अब इस जेल को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में रखते हैं।
तो जब हम जेल को रखते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो जेल का वेल्स है वह कैथोड की साइड होना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि हम सभी जानते हैं कि जो डीएनए होते हैं वो निगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वह मूव करते हैं एनोड की ओर। चूँकि एनोड पॉजिटिव होता है इसलिए डीएनए फ्रेगमेंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं। तो जब हम जेल को इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में रख देते हैं तो इसमें हम TAE या फिर TBE बफर फिल करते हैं। तो बफर हम उतना ही फिल करते हैं जितना कि हमारा जो जेल है वो डिप हो सके, और इसलिए बफर को फिल किया जाता है कि हमारा जो जेल है वह ड्राई ना हो सके। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो हम एग्रोस जेल प्रिपेयर करते हैं इस एग्रोस जेल के अलग अलग परसेंटेज होते हैं डिपेंडिंग कि हम कितने अलग अलग साइज़ के डीएनए फ्रेगमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो उसी बेसिस पर लगभग 0.7% से 2% तक का एग्रोस जेल बनाया जाता है, और यहाँ पर हम TAE या फिर TBE कोई सा भी बफर यूज़ कर सकते हैं। तो इनका स्टॉक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। जैसे अगर हमें TAE बनाना है तो इसके लिए हमें ट्रिस बेस, एसिटिक एसिड और EDTA की रिक्वायरमेंट होती है, और यदि हमें TBE बनाना है तो इसके लिए ट्रिस बेस, बोरिक एसिड और EDTA की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर ट्रिस बेस और एसिटिक एसिड क्या करते हैं, पीएच को मेंटेन करते हैं, यानी कि बफरिंग कैपेसिटी को प्रोवाइड कराते हैं। वही हम बात करें EDTA की तो ये चिलेटिंग एजेंट होता है जो कि मैग्नीशियम आयन को चिलेट करता है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, और इसी की वजह से जो डीएनएज एंजाइम है वो ब्रेक होता है। तो EDTA का फंक्शन क्या है, ये कैसे ब्रेक करता है, अगर आपको ये चीज़ें समझनी है तो आप हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखिए, और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन सभी टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ कि जो EDTA है वो क्या करता है, मैग्नीशियम को चिलेट कर देता है, जिसकी वजह से जो डीएनएज एंजाइम है जो कि डीएनए को ब्रेक करता है यह एक्टिव नहीं हो पाता, क्योंकि मैग्नीशियम आयन जो है वह डीएनए को एक्टिव करता है, और जब मैग्नीशियम आयन नहीं रहता तो यह डीएनएज एंजाइम जो है यह एक्टिव नहीं हो पाता, और ये जो सॉल्यूशन में हमारे डीएनए है उसको ब्रेक नहीं कर पाता। इस वजह से हम यहाँ पर EDTA का यूज़ करते हैं। अब जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में बफर को पोर कर देते हैं तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो वेल्स होते हैं उनमें हम अपने सैंपल को डालते हैं, यानी कि DNA, RNA या प्रोटीन जो भी सैंपल हमें लेना है उसको डालते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सैंपल को लोड करने से पहले हम उसे प्रिपेयर करते हैं। तो सैंपल को प्रिपेयर करने का मतलब कि इसमें हम लोडिंग डाई और ग्लिसरॉल ऐड करते हैं। तो लोडिंग डाई इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जब जेल में DNA या फिर प्रोटीन या फिर RNA रन करते हैं ताकि हमको पता रहे कि सैंपल की पोजीशन जेल में क्या है। तो लोडिंग डाई की वजह से जो सैंपल है उसका पोजीशन हम जेल में देख सकते हैं। तो जेल में विजुअलाइजेशन के लिए हम लोडिंग डाई का यूज़ करते हैं। अब ग्लिसरॉल क्यों यूज़ करते हैं, ग्लिसरॉल इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो ग्लिसरॉल होता है ये विस्कोस सॉल्यूशन होता है। तो जब हम वेल्स में DNA को डालते हैं तो जो DNA है ये लाइट वेट होने की वजह से ये वेल से बाहर निकलकर ऊपर की ओर जेल पे फ्लोट कर सकता है। तो ग्लिसरॉल डालने से जो हमारे सैंपल है वो वेल्स में सेटल डाउन हो जाते हैं, वो बाहर की ओर नहीं आते। तो सैंपल को वेल्स के अंदर सेटल करने के लिए ही यूज़ होता है ग्लिसरॉल। तो इस तरह से जब हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट तैयार हो जाता है, हम सैंपल को लोड कर लेते हैं, तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट है इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। तो क्लोज़ करने के बाद इस यूनिट से एक वोल्टेज मीटर अटैच होता है। तो इस वोल्टेज मीटर के द्वारा हम इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें जो वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है वो प्रोवाइड की जाती है 80 to 150 वोल्ट। तो जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड की जाती है तो वेल में जो सैंपल है यानी कि जो DNA बैंड है वो जेल पर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि जब हम DNA लोड करते हैं तो जो फर्स्ट वेल्स होता है उसमें हम DNA लैडर को लोड करते हैं। तो DNA लैडर में हमें पता होता है कि कितने कितने फ्रेगमेंट का हम DNA लोड कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट वेल में हम DNA लैडर यूज़ करते हैं, बाकी जो वेल्स होते हैं उसमें हम सैंपल को लोड करते हैं।
तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं तो जो डीएनए के पार्टिकल हैं यानी कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं वह जेल में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को होने में लगभग 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। तो जब ये पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है यानी कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं वो हमें लास्ट तक दिखते हैं जेल के अंदर, हम प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। इसके बाद हम केयरफुली जो हमारा जेल है उसको वहाँ से सेपरेट कर लेते हैं और सेपरेट करने के बाद हम इसे यूवी विजुअलाइजेशन में लेकर जाते हैं। तो जेल को यूवी विजुअलाइज़र में ले जाने से पहले हम जेल को ईटीबीआर से वॉश करते हैं। तो ईटीबीआर करता है क्या है कि डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस है उसके साथ बाइंड कर जाता है। तो ये जो ईटीबीआर है यह एक फ्लोरेसेंट टैग की तरह काम करता है। तो जब ये ईटीबीआर डीएनए से बाइंड कर जाता है और जब हम जेल को यूवी लाइट में रखते हैं तो जेल को यूवी लाइट में रखने के बाद ये जो ईटीबीआर है यह फ्लोरेसेंस उत्पन्न करता है जिससे हमें आसानी से डीएनए की पोजीशन जेल में दिखाई देती है। तो आपको बता दें कि ये जो ईटीबीआर है इसको जब हम एग्रोस जेल तैयार करते हैं यानी कि जब हम माइक्रोवेव से 50 डिग्री पे ठंडा करते हैं तो उस समय भी ईटीबीआर को ऐड किया जा सकता है। तो ये 2 प्रोसेस होते हैं जब हम ईटीबीआर को ऐड करते हैं। अब जब हम यूवी लाइट के अंदर डीएनए को विजुलाइज करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि बहुत कम समय के लिए हम यूवी लाइट का यूज़ करेंगे और बहुत ही लो इंटेंसिटी का यूवी लाइट हम यूज़ करेंगे, क्योंकि जो हाई इंटेंसिटी की यूवी लाइट होती है और लंबे समय तक हम जब इसे डीएनए पे पास करते हैं तो ये डीएनए को ख़राब कर सकते हैं। इस वजह से हम जो यूवी लाइट यूज़ कर रहे हैं वह कम समय के लिए और लेस इंटेंसिटी की यूज़ करते हैं। तो जब हम डीएनए को विजुअलाइज कर लेते हैं तो हम यहाँ पर मैच कराते हैं कि जो सैंपल में डीएनए है वो हमारे जो डीएनए लैडर है उससे मैच कर रहा है, मतलब किस पोजीशन पर मैच कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि जब हम डीएनए को विजुअलाइज कर लेते हैं हम ये मैच कर लेते हैं कि हमारा सैंपल में जो डीएनए मॉलिक्यूल है वह लैडर के कौन से डीएनए स्ट्रैंड के साथ मैच कर रहा है, और इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि सैंपल में डीएनए के जो फ्रेगमेंट हैं उनकी कितनी कितनी लेंथ होती है। इसके बाद हम चाहे तो इस डीएनए के जो फ्रेगमेंट है इनको दूसरे प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जुड़ा हुआ वीडियो। आई होप सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।